Unacademy. Let's crack it. हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं जावेद फारूकी, एक्सपर्ट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड एक्सपर्ट ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल, हिस्ट्री जनरल स्टडीज, सोशल इशू, सोशल जस्टिस, करंट अफेयर्स, and I am a top and one of the masters educator of an academy, and I have a teaching since last 10 years. दोस्तों, मैं जावेद फारूकी आप लोगों का यहाँ पे अन अकेडमी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा दोस्तों आपको पता है कि इस प्लेटफॉर्म पर मैंने लगातार दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मेरी क्लासेस चल रही हैं, तो अब इसी क्रम में दोस्तों आज से हम लोग आ, आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे एक क्लास दोस्तों शुरू कर रहे हैं, एक सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो 2 क्लासेस की एक सीरीज होगी दोस्तों, जिसमें हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि पहले प्रयास में ही आईएएस बनने की आपकी सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पहलू पे दोस्तों जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक दोस्तों हो सकता है। क्योंकि एक बात हमेशा दोस्तों आप लोग याद रखें कि दोस्तों अगर आपने अपनी तैयारी की रणनीति को अगर ठीक नहीं रखा, अगर आपने बेहतर रणनीति नहीं बनाई अपनी तैयारी के लिए, तो आपको कई तरह की समस्या, आप दोस्तों जो है अपने लक्ष्य से आप काफ़ी भटक सकते हैं और आपके अपने सपने को पूरा करने से दोस्तों आप वंचित रह सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी तैयारी की सटीक रणनीति होनी चाहिए। दोस्तों, आपके इसी सटीक रणनीति और यूपीएससी 2024 की तैयारी को ध्यान में रख करके हम लोग आज से दोस्तों एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि जैसा आपको पता है कि एक दोस्तों आइडियल माना जाता है, एक आइडियल एक कंडीशन ये मानी जाती है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और वाकई में पहले प्रयास में अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो उसमें के लिए दोस्तों कम से कम आपको 15 से 16 महीने चाहिए होते हैं दोस्तों। मिनिमम आपको कम से कम मिनिमम आपको 15 टू 16th मंथ आपके लिए चाहिए। चूंकि दोस्तों अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो अब आपकी यूपीएससी के एग्ज़ाम को दोस्तों, यूपीएससी 2024 के एग्ज़ाम को अब से दोस्तों लगभग जो है वो 15 से 16 महीने बचे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये 2024 के एग्ज़ाम देने के लिए और आपकी तैयारी की शुरुआत करने के लिए ये एकदम इसका सही टाइम है दोस्तों, सटीक टाइम है जब अपनी तैयारी की आप शुरुआत करें। तो इसी पहलू पे दोस्तों बात करने के लिए आज से हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। दोस्तों, क्लास की शुरुआत करने से पहले एक बार मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूँ। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर ये मेरा नाम है जावेद फारूकी। ये दोस्तों मेरी अनअकैडमी कॉर्पोरेशन, आई एम वन ऑफ द मास्टर्स एजुकेटर ऑफ अनअकैडमी। I have a 10 years of teaching experience with India's leading and renowned institute and performed 200 plus elections. I am expert of history optional, history for them studies, social issues, social justice and current affairs. और दोस्तों ये मेरा रेफरल कोड है फारूकी सर 10। इस रेफरल कोड के माध्यम से आप अनअकैडमी पर अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप 10% का डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर, अगर आप सब्सक्रिप्शन के बारे में सोचते हैं तो उस रेफरल कोड का इस्तेमाल करें और 10% का फ्लैट डिस्काउंट प्राप्त करें। तो ये रहा दोस्तों मेरा इंट्रोडक्शन, और आगे की जो बातें हम लोग अब शुरू करेंगे दोस्तों, जहाँ पे हम लोग यूपीएससी 2024 के में आपके पहले प्रयास में आईएएस बनने की सटीक रणनीति पे हम लोग एक आपकी स्ट्रैटेजी पर, आपके गाइडेंस क्लास है दोस्तों, ये इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जब भी आप तैयारी के बारे में सोचें, या अगर आप यूपीएससी 2024 जैसा कि अगर आप टारगेट कर सकते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो अगर आप उसे टारगेट करते हैं दोस्तों, तो अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अभी हमारे पास कुल दोस्तों एक, अगर आज हम 1 फरवरी मान लें दोस्तों, सॉरी 1 फेब अगर हम मान लेते हैं, तो 1 फेब 2023 से लेकर के 1 फेब 2024 तक हमारे पास एक अच्छा खासा दोस्तों टाइम, 1 साल ये हो गए और 3 महीने और है दोस्तों, यानी कि 12-15 महीने हमारे पास है। लेकिन दोस्तों वाकई में ये आपके पास 15 महीने नहीं है, ये आपके पास दोस्तों केवल 12 महीने हैं, सॉरी 13 महीने हैं दोस्तों आपके पास। क्योंकि क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम ईयर की शुरुआत
यानी कि जिस साल आपको एग्ज़ाम देना है उस साल की दोस्तों शुरुआत आपकी हो जाती है 1 मार्च से। 1 मार्च से दोस्तों आपकी तैयारी की, क्योंकि अगर आप मान लेते हैं कि अगर आपके प्रीलिम्स की का एग्ज़ाम दोस्तों अगर मई में होना है या जून के फर्स्ट वीक में होना है, तो कम से कम दोस्तों उसके 90 दिन पहले आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम के कम से कम 90 डेज पहले आपका एग्ज़ाम ईयर दोस्तों शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमने बिफोर एग्ज़ाम ईयर को दोस्तों केवल आपको 28 फरवरी तक का ही 28 फरवरी 2024 तक का ही टाइम रखा है। ओके, और अगर इस नज़रिए से दोस्तों देखा जाए तो हम लोग आपके पास दोस्तों तैयारी के लिए अभी भी कुल 13 महीने हैं बचे हुए हैं। 13 मंथ दोस्तों बचे हुए हैं। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आपने वाकई में सिविल सर्विसेज का सपना देखा है और अगर इस फील्ड में आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपने इसका मतलब है कि आपने देश के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे, जैसा दोस्तों माना जाता है कि सबसे टफेस्ट एग्जाम के बारे में आप सपना देख रहे हैं। अब दोस्तों अगर आप इस एग्ज़ाम के बारे में सपना देखते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं देश के लिए, अपने समाज के लिए और ख़ुद के लिए, तो उसके लिए दोस्तों आपका जो परसेवरेंस या डेडिकेशन का जो लेवल है वो भी दोस्तों बहुत ही हाई होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन दोस्तों पढ़ाई से पहले की मेंटल स्टेटस है, एक अपनी एक साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन बहुत मायने रखती है कि आपने अपने आप को साइकोलॉजिकली यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए तैयार किया है कि नहीं किया है, यानी कि आपने अपने आप को इस लेवल पे स्थापित कर लिया है कि नहीं कि आपके सामने चाहे जो दोस्तों चाहे जो भी परिस्थितियाँ आ जाए आप उसको छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, और आप अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। यानी कि जब तक फोड़ेंगे नहीं दोस्तों तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये जब तक आपके अंदर मन में बात नहीं आ जाती और जब तक आप अपने आप को इस लेवल पे मेंटल लेवल पे दोस्तों तैयार नहीं करते, तब तक आप ये मान के चलें कि आपके लिए सफलता में दोस्तों थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए पहले आपका जो डेडिकेशन का लेवल है वो दोस्तों बहुत हाई होना चाहिए, बहुत बेहतर ढंग से आप अपने आप को इस फील्ड में उतारें दोस्तों, या फिर इस कैरियर को ऑप्ट करें, इस फील्ड को ऑप्ट करें। एक बार दोस्तों जब आपने आपको आपने साइकोलॉजिकली प्रिपेयर कर लिया, तो आपकी दोस्तों जो प्रिपरेशन है वो आपकी जो टोटल प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन को हम लोग 2 हिस्सों में बांटते हैं। देखिए दोस्तों ये आपकी जो प्रिपरेशन है ये को टोटल आपकी प्रिपरेशन स्टडी दोस्तों 13 मंथ जो आज से हम लोग शुरू करते हैं 1 फरवरी से लेकर के और 28 फरवरी 2024 तक, तो ये आपका 13 मंथ होता है। और एग्ज़ाम ईयर को दोस्तों अगर देख लें तो ये टोटल आपका 23 मंथ हो जाता है। 23 मंथ हो जाता है दोस्तों, 23 मंथ हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम ईयर के भी आपके 10 महीने होते हैं। जो आपका एग्ज़ाम ईयर होता है जो कि 1 मार्च से शुरू होकर के अक्टूबर तक होता है दोस्तों, लगभग अक्टूबर नवंबर तक जाता है, तो लगभग हम 10 महीने मान लेते हैं। तो टोटल दोस्तों ये 23 महीने का आपका प्रोसेस है अगर आप 2024 को टारगेट कर रहे हैं। अब दोस्तों बिफोर आप अपने टोटल तैयारी को आप इसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं दोस्तों। इस 23 मंथ को इसको 23 मंथ कर लें, इसे आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला बिफोर एग्ज़ाम ईयर और दूसरा एग्ज़ाम ईयर। बिफोर एग्ज़ाम ईयर और एग्ज़ाम ईयर। दोस्तों जो बिफोर एग्ज़ाम ईयर है वो आपका लगभग 13th मंथ का है, 13 मंथ का है दोस्तों बिफोर एग्ज़ाम ईयर। ये लगभग आपके 13 महीने का ये एक टारगेट होना चाहिए दोस्तों। और ये जो आपका एग्ज़ाम ईयर है ये लगभग दोस्तों जैसे मैंने बताया कि आपके 10 मंथ का है दोस्तों। 10 मंथ के लिए आप इसको टारगेट कर सकते हैं। तो आपकी तैयारी के दोस्तों 2 पार्ट बटेंगे। एक वो जो आपका बिफोर मंथ है, बिफोर एग्ज़ाम ईयर है, यानी कि जिस साल आप एग्ज़ाम नहीं देंगे दोस्तों। और एग्ज़ाम ईयर आपका क्या है, 2024 आपका एग्ज़ाम ईयर है, तो आपका एग्ज़ाम ईयर दोस्तों लगभग 1 मार्च से शुरू होता है। चलिए अब दोस्तों बिफोर एग्ज़ाम ईयर को हम फिर से 2 हिस्सों में बांटते हैं दोस्तों। बिफोर एग्ज़ाम ईयर को हम लोग 2 हिस्सों में बांटेंगे, जैसा आप देख पा रहे हैं। एक फेज़ 1 है, ये फेज़ 1 दोस्तों आपका शुरू होता है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं ये 13 महीने के लिए है, तो ये दोस्तों लगभग 5 महीने का है दोस्तों, 5 मंथ का है बिफोर एग्ज़ाम ईयर। या जो फेज़ 1 है ये 1 फरवरी से लेकर के 30 जून लगभग 150 दिनों का है दोस्तों, लगभग 150 डेज़ का है या 5 महीने का है।
और फेज टू दोस्तों आपका लगभग जो है वो आप देख सकते हैं कि जुलाई से लेकर के फरवरी तक है। तो ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, यानी कि लगभग दोस्तों ये 8 महीने का है। 8 मंथ का दोस्तों आपका, यानी कि 240 दिन, या लगभग दोस्तों मान सकते हैं कि लगभग ये 250 दिन का है। 250, 250 डेज का दोस्तों ये टाइम। आपको अपनी पूरी तैयारी को 2 फेज में बांटना है। मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, फेज 1 जो कि 150 डेज का है, और फेज 2 दोस्तों लगभग 250 डेज का है। अच्छा, अब जब एक बार आपने अपने आप को अपने साइकोलॉजिकली प्रिपेयर कर लिया है कि मुझे आईएएस बनना ही बनना है, और उससे कम दोस्तों आपको ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, आपने अपने आप को डिटरमाइन कर लिया है, तो उसके लिए दोस्तों, और अपने आप को अपने साइकोलॉजिकली प्रिपेयर भी कर लिया है कि नहीं, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जितनी भी मुश्किलें हमारे सामने आए, हम इसे जब तक क्रैक नहीं कर लेंगे दोस्तों, तब तक इससे पीछे नहीं हटेंगे। तो इसमें आपने अब जो फेज़ 1 है दोस्तों आपका 150 डेज को, इसे आपको दिन के हिसाब से दोस्तों जो है वो बांटना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन, अगर आपने विदाउट प्लानिंग दोस्तों कोई भी बड़ा काम अगर शुरू किया, क्योंकि दोस्तों अपने जीवन में कोई भी अगर काम अगर आप विदाउट प्लानिंग करते हैं, तो वहां पे दोस्तों असफलता सुनिश्चित हो जाती है कि आप असफल हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ दोस्तों यूपीएससी, चूंकि आपने अपनी जिंदगी का एक, आपने जो है आपने ज़िंदगी का आपका एक सपना है कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन आपको करनी है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर एक कंप्लीट प्लानिंग और एक कंक्रीट प्लानिंग, आपका एक रोड मैप दोस्तों बहुत ज़रूरी है, और इसी रोड मैप पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि फेज़ 1 दोस्तों आपका लगभग 150 दिनों का है, और इसको दोस्तों हम लोग 3 हिस्सों में बांटेंगे। मैं ये मानकर चलता हूँ कि दोस्तों आप लोग 150 दिन को डेली दोस्तों आप कम से कम 8 से 10 घंटे की दोस्तों आप पढ़ाई करते हैं। मैं मिनिमम 8 आवर्स और मैक्सिमम दोस्तों 10 आवर्स को मैं इसे समझ लेता हूँ कि आपने ये सोच लिया है कि 150 दिनों में आपको लगभग दोस्तों डेली 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है। इसमें से कभी कभी छुट्टी भी हो सकती है आपकी, कभी आप घूमने चले जाएं, कभी संडे ले लें, कभी मूवीज़ दिखाएं। ओके, 150 दिन का मतलब 145, 140, 130 दिन आप मान लें मोटा मोटा, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं गुजरता और हर दिन एक जैसी पढ़ाई नहीं होती। तो आपको 150 डेज में ऑलमोस्ट दोस्तों आपको 8 से 10 घंटे पढ़ने हैं। अब ये 8 से 10 घंटे मैंने अपनी सुविधा के हिसाब से बना लिए हैं। आप इसको अपनी सुविधा के हिसाब से अपना डेली का अपना एक टाइम टेबल बना लें। डेली का आप अपना एक टाइम टेबल बना लें कि अब आपको कब क्या पढ़ना है, और जो टाइम टेबल बनाएं दोस्तों, उसमें इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि उसको पूरी पूरी तन्मयता के साथ फॉलो करें। मतलब 8 घंटे पढ़ना है तो 8 घंटे का आउटपुट आना चाहिए। ये नहीं कि आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं और आउटपुट आ रहा है 6 घंटे का। नहीं दोस्तों, 8 घंटे पढ़ना है, आप 10 घंटे की प्लानिंग करेंगे तो 8 घंटे का आपका आउटपुट आएगा दोस्तों। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मैंने सुविधा के हिसाब से इसको दो टाइम में बांट दिया है। मॉर्निंग का 3 से 4 घंटे, इवनिंग के 3 से 4 घंटे, और अदर दोस्तों 2 घंटे मैंने बांट दिए। तो मतलब ये लगभग आप इसको 8 घंटे मान लें या आप 10 घंटे मान लें, जितना घंटे अगर आप पढ़ सकते हैं। अगर आप जॉब में हैं तो आप उसी हिसाब से अपना टाइम निकालें, अगर आप जॉब में नहीं हैं तो आप अपने स्टूडेंट हैं प्योर, तो आप उसके हिसाब से अपने टाइम का बंटवारा कर लें। तो मॉर्निंग टाइम को 3 से 4 घंटे, जहाँ पे दोस्तों आपको जनरल स्टडीज़ पढ़ना है। ओके, जनरल स्टडीज़ दोस्तों पढ़नी है। उसी तरीके से इवनिंग टाइम के भी दोस्तों 3 से 4 घंटे, जहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ पढ़ने हैं। और अदर 2 घंटे में दोस्तों आपको जो अपनी सुविधा के हिसाब से आप चीज़ों को पढ़ लें, चाहे आप सी सेट कर लें, चाहे दोस्तों आप थोड़ी सी आंसर राइटिंग कर लें। ओके, या दोस्तों चाहे तो आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर वगैरह दोस्तों आप पढ़ लें, तो आप इसके अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों इस में हम लोग इस सीरीज़ में अभी हम लोग फेज़ 1 की बात करेंगे, और ये फेज़ 1 दोस्तों आपका जो होगा वो, इसमें हम लोग अभी हम लोग फेज़ 1 की मॉर्निंग टाइम की दोस्तों अलग से बात करते हैं कि मॉर्निंग में आपको कब कब क्या क्या पढ़ना चाहिए। ओके, तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि बिफोर एग्जाम ईयर फेज़ 1 है, और फेज़ 1 में दोस्तों मॉर्निंग टाइम है, इवनिंग टाइम है। ये 5 महीने के हैं, 150 डेज के हैं। इसको मैंने अलग अलग सेपरेट कर लिया है, इसे यहाँ दोस्तों सेपरेट कर लिया है ये भी फेज़ 1 को, और यहाँ मॉर्निंग, इवनिंग एंड अदर 2 घंटे के दोस्तों टाइम। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आपको पढ़ना कैसे है। अच्छा, एक बात दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा
कि आपको किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करने के 4 चरण होते हैं दोस्तों, ये पहले आपको दिमाग में अपने बैठा लेना है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, किसी भी विषय की अगर आप तैयारी करते हैं दोस्तों, यूपीएससी में आपको रफली एक ऑप्शनल के साथ अगर अगर मिला करके देखा जाए तो दोस्तों कम से कम नहीं तो आपको 15-16 विषय दोस्तों पढ़ने होते हैं। 15 से 16 विषय टोटल दोस्तों आपको पढ़ने होते हैं। इनमें से एक दोस्तों आपका ऑप्शनल का भी सब्जेक्ट होता है जो सबसे बड़ा होता है, सबसे ज़्यादा दोस्तों आपके लिए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट भी होता है आपके सिलेक्शन के लिए। तो जीएस और इंक्लूडिंग जीएस एंड ऑप्शन दोस्तों आपको टोटल 15 से 16 विषय पढ़ने हैं। किसी भी विषय को पढ़ने के दोस्तों 4 स्टेज होते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। किसी भी विषय को पढ़ने की तैयारी के 4 चरण होते हैं। क्या क्या? सबसे पहले दोस्तों पढ़ना। ओके, पढ़ना, या अगर आप कोई क्लास करते हैं तो अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन है आपके पास तो उसका लेक्चर लेना। यानी कि दोस्तों पढ़ना और उसका स्टडी मटेरियल बहुत मायने रखता है कि आप कौन से दोस्तों एक आइडियल स्टडी मटेरियल को आप फॉलो कर रहे हैं ना। आइडियल स्टडी मटेरियल जो भी है आपका, उसको आप कैसे फॉलो कर रहे हैं। तो आपको एक आइडियल स्टडी मटेरियल रखना है जिससे दोस्तों जो कि तब सब कुछ नहीं पढ़ना, जो आपका आइडियल स्टडी मटेरियल हो सकता है, जो आपका रेफरेंस बुक है जिसमें हम लोग अभी आगे की क्लासेस में बात करेंगे, इसी में दोस्तों हम लोग बात करेंगे, तो उसमें आइडियल स्टडी मटेरियल दोस्तों आपका होना चाहिए। इसके बाद दूसरा दोस्तों जो चरण होता है वो होता है नोट्स बनाना। यानी कि आपने जो एक अपना आइडियल स्टडी मटेरियल को सिलेक्ट कर लिया है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, उस स्टडी मटेरियल से दोस्तों नोट्स मेकिंग एक बहुत ही मतलब एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है आपकी टोटल तैयारी का। और तीसरा दोस्तों होता है रिवीजन स्ट्रेटजी, यानी कि अपने रिवीजन की क्या स्ट्रेटजी बनाएं, जिससे कि दोस्तों जो नोट्स आपने एक आइडियल नोट्स बना लिया है उसको कैसे आप बार बार मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करें। ओके, और अल्टीमेटली उसके बाद दोस्तों आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिस दोस्तों बहुत मायने रखता है। प्रैक्टिस यानी कि इसमें आपको एमसीक्यूज कैसे करने हैं और आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस दोस्तों कैसे करनी है। तो ये जो चीज़ें दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलती है, ये आपके किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने के 4 दोस्तों स्टेज देखने को मिलते हैं। अच्छा, तो आपने पहले ये समझ लिया कि किसी विषय को आपको कैसे तैयार करना है। अब दोस्तों अगर हम मॉर्निंग टाइम की बात करें तो अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग को मॉर्निंग टाइम में सबसे पहले पढ़ाई करनी है। तो 1 फरवरी से 30 जून यानी कि 150 डेज का दोस्तों जो मैंने टाइम रखा है, और जो 3 से 4 घंटे मैंने रखे हैं उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, उसमें दोस्तों आपको सबसे पहले जनरल स्टडीज़ की शुरुआत करनी है। मॉर्निंग टाइम जब पढ़ाई करें फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करें। कोई अपने आप को दोस्तों सारे जो है चीज़ों से, हर गजेट्स, हर डिवाइस से अपने आप को और हर एक प्रकार के तनाव से दोस्तों दूर रखें, अपने आप को कंसंट्रेट करें और पढ़ाई पे फोकस करें। शुरुआत दोस्तों आपको हिस्ट्री से करनी चाहिए, जैसा भी आपको सही लगे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जहाँ से भी आप शुरू कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको मैंने बताया कि आपको हिस्ट्री में 4 सेगमेंट दोस्तों सबसे पहले पढ़ना है। सबसे पहले आपको एंशिएंट से शुरू करनी है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर। हाँ, एक और बात दोस्तों कि आपको पहले फेज में वो विषय पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो फेज़ 1 है, इस फेज़ में दोस्तों उन विषयों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो प्री और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं। प्री और मेंस दोनों में दोस्तों पूछे जाते हैं, उन विषयों को आप फोकस कीजिए। ओके, और मेरी कोशिश ये है दोस्तों कि मॉर्निंग टाइम में भी जो विषय मैंने वही सिलेक्ट किए हैं जो प्री और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं। प्री और मेंस दोनों में कॉमन है। इवनिंग में दोस्तों वही मैंने रखा है जो प्री और मेंस दोनों में कॉमन है। ओके, तो चूंकि दोस्तों जो 16 विषय लगभग आपके पास हैं पढ़ने के लिए, उनमें से दोस्तों लगभग आपके बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो प्री और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं, तो पहले उन विषयों की तैयारी शुरू करनी चाहिए। चलिए, तो हमने दोस्तों ऐसे विषय रखे हैं कि कुछ अधिकतर जो है दोस्तों प्री और मेंस में पूछे जाते हैं। कुछ विषय ऐसे भी रखे हैं जो केवल प्री में पूछे जाते हैं, है ना। मेंस के विषय मैंने जो केवल मेंस में पूछे जाते हैं उन विषयों को मैंने यहाँ इस फेज में नहीं रखा है। मैंने कहा इस फेज में केवल उन विषयों को रखा है जो केवल या तो प्री में पूछे जाते हैं, केवल प्री में, या फिर दोस्तों जो प्री और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग जनरल स्टडीज को हिस्ट्री की शुरुआत करें और आप एंशिएंट हिस्ट्री की पढ़ना दोस्तों शुरुआत करें। इससे आप आर एस शर्मा से पढ़ सकते हैं दोस्तों। आर एस शर्मा जो एक फेमस एनसीईआरटी है, आप उसे कवर कर सकते हैं। मिडवल हिस्ट्री दोस्तों करीब करीब आप इसे 15 डेज में, सतीश चंद्रा। एनसीईआरटी दोस्तों पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सतीश चंद्रा।
मॉडर्न हिस्ट्री दोस्तों आप वही विपिन चंद्रा और प्लस दोस्तों स्पेक्ट्रम, पहले विपिन चंद्रा पढ़ें, उसके बाद दोस्तों आप स्पेक्ट्रम के कुछ सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ें। ओके, आर्ट एंड कल्चर के लिए दोस्तों आप एनआईएस के नोट्स पढ़ सकते हैं, एनआईएस के नोट्स दोस्तों पढ़ सकते हैं, प्लस हमारे अनअकैडमी के नोट्स पढ़ सकते हैं दोस्तों, अनअकैडमी के नोट्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई किताब आपके लिए दोस्तों, अगर ये मैं आपको रिफ़र कर दूं कि आप जो है दोस्तों नितिन सिंघानिया पढ़ें, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं आपको इसको रेफ़र करूं, कि किताब दोस्तों बहुत ही बोझिल है और आपके लिए दोस्तों कतई नहीं बनी हुई। इंडियन इकॉनमी के लिए दोस्तों आपको आगे जो है एनसीईआरटीज़ पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटीज़ पढ़ें आप, और प्लस साथ ही साथ दोस्तों आप इसमें आप जो है एनसीईआरटीज़ के साथ साथ दोस्तों आप रमेश सिंह की किताब दोस्तों पढ़ सकते हैं। वैसे एक डायनेमिक टॉपिक है, लेकिन फिर भी अर्थव्यवस्था के बेसिक सिद्धांतों को पढ़ने के लिए और भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप को समझने के लिए किताब बहुत अच्छी है दोस्तों। उसी तरीके से साइंस एंड टेक की किताब दोस्तों आप लोग इसके लिए कुछ बेसिक इंटरनेट वगैरह का सहारा लें, है ना। और एनसीईआरटी दोस्तों पढ़ें, एनसीईआरटी तो खैर इसकी बहुत कोई ख़ास नहीं है, लेकिन आप कोई दोस्तों रेफरेंस बुक आप ले सकते हैं, कोई रेफरेंस बुक पढ़ें आप, और साथ ही साथ दोस्तों आप इसमें इंटरनेट का बहुत सहारा लें दोस्तों, इंटरनेट और डिफरेंट दोस्तों जो साइट है वो साइट से दोस्तों आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं, इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। हाँ, एक और बात दोस्तों कि पढ़ने के समय 2-3 बातों का ध्यान रखें कि आप सिलेबस के अनुसार पढ़ें, सिलेबस के अनुसार पढ़ें, और प्लस PYQs को दोस्तों साथ में ध्यान में रख करके पढ़ें। यानी कि जब आप लर्निंग कर रहे हो, जब किसी मटेरियल को दोस्तों आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ने के दौरान इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि आप सिलेबस को दोस्तों अपने सामने चिपका लें, अपने रूम में अपने बोर्ड पर इससे सामने दोस्तों पेस्ट कर लें, और प्लस प्रीवियस ईयर के दोस्तों कम से कम 20 ईयर के क्वेश्चन को सामने रख करके दोस्तों उसको अलाइन करके ही, और उसको दोस्तों डेली स्टडी करके उसको सिलेबस के साथ अलाइन करते हुए दोस्तों पढ़ाई करें। देखिए PYQs को रखने का जो सबसे बड़ा फायदा होगा, इससे आप कनेक्ट कर पाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो किसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो ऐसे दोस्तों मार्केट में बहुत सारे ट्रेंड एनालिसिस मार्केट में अवेलेबल है कि जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो आप आसानी से दोस्तों आप उसके PYQs को देखें कि सिंधु घाटी से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या वैदिक से, या दोस्तों महाजनपद देश से, या नगरीकरण से किस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस चीज़ को भी पढ़ें उसे PYQs और सिलेबस के अनुसार पढ़ें। इसी तरीके दोस्तों इवनिंग टाइम में आप कम से कम जनरल स्टडीज़ पे दोस्तों फॉलो करें, फोकस करें, और 3 से 4 घंटे दोस्तों जो है आप जनरल स्टडीज़ इवनिंग टाइम में भी पढ़ें। इसमें आप पॉलिटी 40 डेज, ज्योग्राफी दोस्तों करीब 45 डेज, और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट दोस्तों करीब करीब 20 डेज आप पढ़ाई करें। पॉलिटी के लिए दोस्तों हम लोग M लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, लक्ष्मीकांत। पहले दोस्तों NCERTs पढ़ें आप, कम से कम 2 से 3 बार दोस्तों 2 से 3 बार NCERT की रीडिंग करें, इनके नोट्स बना डालें, ओके। और फिर इसके बाद दोस्तों एक रेफरेंस बुक पढ़ें M लक्ष्मीकांत। उसी तरीके से ज्योग्राफी के लिए भी दोस्तों आप NCERTs पहले पढ़ें, ओके। इसके बाद दोस्तों फिर आप ज्योग्राफी के बाद उसके बाद आप कोई एक किताब, जैसे माजिद हुसैन साहब की दोस्तों किताब जो है वो बहुत अच्छी है, आप उसे पढ़ सकते हैं। उसी तरीके से इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए दोस्तों आप लोग हमारे अनअकैडमी के नोट्स पढ़ सकते हैं, ओके। जो 2.0 हमारे जो नोट्स आए बहुत ही शानदार इस पर बने गए हैं दोस्तों। तो आप इस पर अनअकैडमी नोट्स 2.0 जो बने हुए हैं, आप इनको फॉलो करें दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो आप इसमें ये सारी किताबों को दोस्तों आप अगर इन सारे टॉपिक्स को इन किताबों से, इन रेफरेंस बुक से दोस्तों अगर आप तैयार करते हैं, और अगर आप PYQs के अनुसार दोस्तों अगर तैयार करते हैं, तो PYQs का मतलब यहाँ पे ये है कि जो MCQs टाइप के भी दोस्तों जो PYQs हैं, जो MCQs मतलब जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन वाले दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि जो प्री के क्वेश्चन हैं उनको भी तैयार कर रहे हैं आप, और जो मेंस के क्वेश्चन हैं दोस्तों उनको भी आप तैयार कर रहे हैं, और इस तरह से आप अपना एक नोट्स बनाते जा रहे हैं दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स मेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपना नोट्स बनाते जा रहे हैं, उनको रिवीजन भी करते जा रहे हैं, और उनको आप प्रिपेयर भी करते जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अदर जो 2 आवर्स हैं, इन 2 अदर 2 आवर्स में आप CSAT पढ़ सकते हैं,
न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं दोस्तों थोड़ा बहुत, या फिर अगर आप थोड़ी बहुत दोस्तों आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और इस तरह से दोस्तों आप लगातार आधे घंटे, 2 घंटे में से आधे घंटे, 30 मिनट 40 मिनट आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करें। और कुछ दोस्तों जो है राष्ट्रीय स्तर का जो समाचार पत्र आता है, जैसे अगर हिंदी मीडियम से हैं दोस्तों तो आप दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, और अगर दोस्तों आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपके फेज 1 की प्रिपरेशन। ओके, अब हम लोग दोस्तों अगली क्लास में फेज 2 पे दोस्तों बात करेंगे। ओके, आज की क्लास दोस्तों इतनी ही। इस तरह से आप अपनी तैयारी को एक डायरेक्शन दें, आपके लिए काफ़ी फायदा होगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग फेज 2 और अदर दूसरे पहलू पे बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।